हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ, देन स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, और व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है। बट जो आपका हाफ ईयरली के बाद पार्ट आता है विच इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच इज बॉयंसी, उसे समझने के लिए मेरी ओपिनियन में जिस स्टूडेंट को ये टर्म्स क्लियर नहीं हो सकती तो उसे वो टॉपिक भी क्लियर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इन टर्म्स का मीनिंग समझा दूं, क्योंकि अब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का टाइम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर आपसे सिंपल डेफिनेशन या एनसीईआरटी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। ऑल विल बी नियरली 50% विल बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म। कॉम्पिटेंसी बेस्ड रादर इसकी भी परसेंटेज और इंक्रीज होने वाली है 80%। तो इस वीडियो में आप इन टर्म्स को अच्छी तरह समझ लें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली और ये टॉपिक सारे कवर करेंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के मीनिंग समझ आने बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, बॉइंट फोर्स क्या है, कोई बॉडी सिंक करेगी, फ्लोट करेगी या इक्विलिब्रियम में रहेगी। इन सब के लिए इन टर्म्स को पहले समझना जरूरी है। तो देखिए अबाउट मास, तो मास की डेफिनेशन आपको एक मैंने बता दिया। रजिस्टर भी ले लें, पेन भी ले लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्वालिटी नोट्स होंगे प्रिपेयर कर लें, उन्हें लर्न कर लें। और कोई डाउट्स बचे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो मास की डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। अब इसका क्या मीनिंग है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी? ये वेट से अलग चीज है। वेट और मास सेम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट इट। मैंने अपने चैनल के एक शॉर्ट में मास और वेट के सारे डिफरेंसेस टैबुलेट किए हुए हैं, आप उसे वॉच कर लें। ईच एंड एवरी पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड वेरी माइन्यूटली। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका मीनिंग ये है कि अगर सपोज मैं ये कहूं, लेट अस से ये आई से इट इज आयरन रॉड, करेक्ट। अगर मैं ये कहूं आयरन रॉड है तो इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स यानी आयरन के एटम्स होंगे। सपोज मैं ये कहूं इसके अंदर 1 करोड़ आयरन के पार्टिकल्स हैं या 1 करोड़ आयरन के एटम्स हैं, तो 1 करोड़ क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मास कंटेन इन द बॉडी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो ये 1 करोड़ पार्टिकल्स 1 करोड़ ही रहेंगे, चाहे यहां रहो या जुपिटर पे जाओ या मार्स पे जाओ या मून पे जाओ, 1 करोड़ पार्टिकल यही रहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट बदलेगा, वेट यहां अलग होगा, मून पे अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा, बट मास इज अ कांस्टेंट एवरीवेयर। रीजन बीइंग जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं होती। बाकी डिफरेंसेस मैंने बता दिया, आपको सेपरेट वीडियो में दे रखे हैं। देन एक पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम में मेजर होगा मास एसआई यूनिट में, अदरवाइज स्मॉलर यूनिट ग्राम भी है। अब आता है वेट। तो प्रॉब्लम ये है कि मास और वेट में क्या रिलेशन है? तो क्या मास ज्यादा तो वेट भी ज्यादा होगा, और क्या वेट ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इन सब का रिलेशन आप समझ लें आगे आगे इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको हर एक का किससे कनेक्शन है किससे नहीं है, इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो मैं आपको वेट की डेफिनेशन बता देता हूं और फार्मूला बता देता हूं। वेट है W इज इक्वल टू mg, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी and g is acceleration due to gravity on that place where you are standing. Clear? तो weight is the force with which, मैंने बताया weight is the force with which body is attracted towards the center of the planet where you are standing. Correct? यानी जिस प्लेनेट पे, जिस जगह पर खड़े हो, जिस सेलेस्टियल बॉडी पे खड़े हो, वहां पर वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो स्मॉल जी है। अब देखिए ध्यान से, मास में आपको कह रहा हूं कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब वेट जी पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। अगर मान लो मैं ये कहूं सपोज अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं यहां 10 प्लेस करूंगा, मास फिक्स है, तो वेट की वैल्यू कुछ आएगी। और उसी ऑब्जेक्ट को लेटर से वही आयरन रॉड, उसी को अगर लेके मून पे चले जाएं तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है एज कंपेयर टू अर्थ। तो अगर ये तो कांस्टेंट है, अगर ये 1/6 हो जाएगा तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। दैट इज वेट और जी में रिलेशन है, बट मास रहेगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, वो हर जगह कांस्टेंट होगा। अगर आप इसमें एग्जांपल एक और लें कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहां पर वेट लेटस से 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा वेट इज अ फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का एसआई यूनिट भी न्यूटन होता है, इसे किलोग्राम नहीं लिखना, एसआई यूनिट इज न्यूटन। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक बॉडी का यहां पर वेट 10 न्यूटन है और आप इस बॉडी को लेटर से जुपिटर पे लेके चले गए, तो वहां पर मास और वेट में क्या डिफरेंस होगा? रिमेंबर मास तो वही रहेगा, वी विल से जितना यहां था उतना वहां होगा, बट जुपिटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियरली 2.5 टाइम्स है। अगर मान लो मैं 2.5 टाइम्स ही मान लूं, तो इसी फिगर को मैं 2.5 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 25 न्यूटन। तो दैट इज जुपिटर पे उसी बॉडी का वेट ज्यादा होगा बट मास फिर भी वही रहेगा। मून पे उसी बॉडी का वेट अर्थ के कंपैरिजन में कम हो जाएगा बट मास फिर वही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की डेफिनेशन, दोनों का एसआई यूनिट और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मास और वेट में। और एक और चीज ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी का वेट अर्थ के लेवल पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्मॉल जी विल डिक्रीज, हेंस वेट विल डिक्रीज। एज यू विल गो इनसाइड जी विल डिक्रीज, हेंस वेट विल डिक्रीज। दैट इज वेट अर्थ सरफेस से ऊपर, अर्थ सरफेस से नीचे दोनों तरफ डिक्रीज होगा, क्योंकि जी का फैक्टर कम हो रहा है, मास तो रहेगा सेम, करेक्ट। तो वेट W इक्वल mg का मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज नेम द फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट डिपेंड्स। तो क्या ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है? नो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट की, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की अगर आपको मास और रेडियस पता है तो आप यहां वैल्यू प्लेस कर दें। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स है, तो कहीं पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस प्लेनेट का मास कितना है, उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है। यहां डेटा पुट करके आप वहां का जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, मास बता दिया, वेट बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा तो वेट भी ज्यादा होगा, या वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो अब आप अगला टॉपिक ये समझ लें कि वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है। तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, इसका वेट से संबंध नहीं है। कैसे नहीं है? अगर सपोज मैं एक लूं टेनिस बॉल, इतने ही साइज के ले लूं क्रिकेट बॉल, ये है टेनिस बॉल, ये है क्रिकेट बॉल, दोनों का सेम रेडियस है, तो इट मींस दोनों सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये सॉलिड बॉल है, ध्यान रखना, मैंने सॉलिड बॉल टेनिस लेटर से प्लास्टिक की, और ये क्रिकेट बॉल है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 तो है। बट अगर आप इसे लिफ्ट करके देखोगे तो क्रिकेट बॉल इज हैवियर एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। तो वॉल्यूम तो सेम है, तो क्या ये जरूरी है वेट भी सेम होगा? नहीं। तो वॉल्यूम को ध्यान रखना, वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में मेजर की जाती है। स्मॉलर यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम मेजर की जाती है, लीटर भी होता है वॉल्यूम का, बट यहां जो आप यूज करोगे
वो है मीटर क्यूब SI यूनिट वॉल्यूम का। तो स्पेस ऑक्यूपाइड, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका कितना मास है, उसका कितना वेट है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम, ये डेफिनेशन है। अब आप ये समझ लें डेंसिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी की डेफिनेशन है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यहां लिख देता हूं और मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले बना दिया है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ये समझ लें कि अगर सपोज आप, पहले एग्जांपल बता रहा हूं, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक ब्लॉक बना लें किसी भी मटेरियल का जो किसी भी सामान को होल्ड कर सके। 1 सेंटीमीटर क्यूब मींस 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट, इट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसके अंदर एल्यूमिनियम का पाउडर ऐड कर दे, एल्यूमिनियम का पाउडर डाल दे इसके अंदर। एल्यूमिनियम मेटल है और लाइट मेटल है, और इसको अगर आप वे करोगे, इसका मास देखोगे तो इसके अंदर 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम आ जाएगा। 2.7 ग्राम, करेक्ट। अब आप उतने ही 1 सेंटीमीटर का एक और क्यूब तैयार करें, उसके अंदर आयरन फाइलिंग, लोहे की कुतरन जो होती है ना, आयरन फाइलिंग्स, वो ले लें, वो इसमें भर दें, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.8 ग्राम आयरन इसमें आ जाएगा, करेक्ट। अब फिर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब और लें, अब उसके अंदर गोल्ड का पाउडर या गोल्ड का मटेरियल, गोल्ड भर दें पूरा फुल, पूरा गोल्ड उसको फिल कर दें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 22.34 या ऐसा ही होगा, इतना इसके अंदर गोल्ड आ जाएगा। तो देखिए आप, मैंने आपको कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दी, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है। अब हमने उतनी ही वॉल्यूम में एल्यूमिनियम देखा तो ओनली 2.7 ग्राम, आयरन देखा तो 7.7 ग्राम, गोल्ड देखा तो गोल्ड तो 22 पॉइंट समथिंग ग्राम। तो ऑब्वियस है जिसका मास ज्यादा आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। डेंसिटी इसकी इन तीनों में से कंपेयर करें तो ये डेंसिटी इन तीनों में हाईएस्ट है, और डेंसिटी इन तीनों में ये लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका हाईएस्ट है, इसका स्मॉलेस्ट है। तो दैट इज वॉल्यूम फिक्स करने के बाद, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम फिक्स करने के बाद जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे आपको इसी का फिर एग्जांपल बताता हूं कि अगर सपोज आप 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर कर ले, अब उसके अंदर लेड एक मेटल है, उसका सिंबल है Pb, आप लेड का पाउडर भर दें उसके अंदर। अगर आप लेड का पाउडर भरेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 11.3 ग्राम। लेड इतना आ जाएगा, Pb इतना आ जाएगा। एक मरकरी लिक्विड है, मरकरी अकेला मेटल्स में लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड है, ये ध्यान रखना। मेटल नॉन मेटल की मैंने बहुत डिटेल से वीडियो दे रखी है अपने चैनल पे। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल एंड ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ये वैसे भी पता होना चाहिए, 9th-10th के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वाला। तो मैं आपको ये बता रहा था, इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप मरकरी भर दो पूरा। अब आप इसे मरकरी भर दोगे तो मरकरी का अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग डाटा है, 13 पॉइंट समथिंग, तो इतना आएगा। तो दैट इज वॉल्यूम फिक्स करने के बाद जिसका मास ज्यादा आ रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होगा किलोग्राम में, और ये मैंने बताया मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, करेक्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्मॉलर यूनिट में जैसे मैंने यहां यूज किया, तो स्मॉलर यूनिट में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसका यूनिट हम यूज करते हैं। तो डेंसिटी मैंने बता दिया, ध्यान रखना। डेंसिटी अगर एक यूनिट वॉल्यूम फिक्स करने के बाद जिसका मास ज्यादा आएगा हम उसकी ही डेंसिटी ज्यादा कह देंगे, ये इंपॉर्टेंट है बात। बट व्हाट अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेफिनेशन ये बनती है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस
एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो दैट इज, अगर मैं लिखूंगा रिलेटिव डेंसिटी तो डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी आपने यूज किया है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अभी ध्यान रखना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी को भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिख देते हैं, तो ये इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिलेटिव डेंसिटी एक प्योरली रेशो है, रेशो में यूनिट नहीं होता, बी क्लियर अबाउट इट। जैसे आप लाइट में पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो डायमंड का लिखा 2.42, तो 2.42 का कुछ आगे यूनिट लगा देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्योरली रेशो है, यूनिट नहीं लगाना इसका कोई भी। तो इसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू सब्सटेंस, ऑब्वियसली विद वाटर कंपेयर किया, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, बी क्लियर अबाउट इट। तो इसको अगर ये कहें, सपोज लेट अस से मैं गोल्ड का एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे डेंसिटी ऑफ गोल्ड लेट अस से पता है 22,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन वाटर का है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि यूनिट पूरा कट जाएगा इसलिए यूनिट नहीं होगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 22.6 आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। और 9th में 1 मार्क में बहुत बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आप आंसर ही नहीं कर पाते। क्वेश्चन आएगा कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। या तो ऐसा आएगा या आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 22.3 लेट अस से, तो फाइंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड। अब ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, जब भी आपको डेंसिटी दे रखी है और रिलेटिव निकालनी है, तो मैंने आपको बता दिया डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव निकालनी है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप 1000 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद यूनिट नहीं लिखना, यहां कोई यूनिट नहीं लिखना, करेक्ट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, ये पूछा है व्हाट इज डेंसिटी, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और किलोग्राम पर मीटर क्यूब जरूर लिखना। जैसे मान लो मैंने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेट अस से 2.7, तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी में यूनिट जरूर लिखना, रिलेटिव डेंसिटी में नहीं लिखना। डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव निकालनी है तो 1000 से डिवाइड करना है, रिलेटिव दे रखी है, डेंसिटी निकालनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी आपको मैंने बताने की कोशिश की। एवरेज डेंसिटी फॉर द टाइमिंग आप ये समझ ले, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाऊंगा ना, तो उसमें एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आएगा। जैसे उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई अ नीडल मेड अप ऑफ आयरन सिंक्स बट शिप मेड अप ऑफ आयरन फ्लोट्स, करेक्ट। तो आप ये समझ लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम हॉलो कर दें, खोखला कर दें, उसके अंदर एयर भर दें, तो एयर की डेंसिटी बहुत कम है, तो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से सब्सटेंस की एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है। तो पहले आप एवरेज कॉन्सेप्ट समझ लें कि एवरेज का मीनिंग क्या है। मान लो 100 मार्क्स के टेस्ट में एक स्टूडेंट के 90 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए सपोज, और मैं कहूं बताओ दोनों बच्चों के मार्क्स की एवरेज क्या है, तो आप इसे क्या करते हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ गई 50। तो आपने देखा जो हाईएस्ट वैल्यू 90 थी ना, एवरेज उससे डाउन हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो मेटल की डेंसिटी है प्लस जो एयर की डेंसिटी है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे ना, तो वी गेट द एवरेज डेंसिटी। ध्यान रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हॉलो कर दोगे, खोखला कर दोगे, तो उसकी एवरेज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और एवरेज डेंसिटी डिक्रीज होना फिर बताएंगे कि फ्लोट करेगा नहीं करेगा, कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर जब आप उसे किसी फ्लूइड पे रखोगे। फ्लूइड भी मैं बता देता हूं, ये रहा फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है मैं ये बता देता हूं। तो ये सारा उस वीडियो में कवर होगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्लूइड,
तो डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो एट इट्स ओन इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ऑब्वियस है सॉलिड अपने आप फ्लो नहीं करते, तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड्स के लिए, ओनली लिक्विड्स के लिए नहीं है। कई स्टूडेंट लिखते हैं लिक्विड व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड मत लिखो क्योंकि फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो कोई बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, उसके लिए अगर वो हॉलो ऑब्जेक्ट है तो खाली डेंसिटी ऑफ मेटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसकी एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और एवरेज डेंसिटी ही डिसाइड करेगी कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन की भी है कि शिप जो है ना वो आयरन का सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, आयरन का हॉलो ऑब्जेक्ट है। हॉलो ऑब्जेक्ट से इट कंटेन्स एयर, एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है। आप ये समझ लें कि सपोज जैसे लेट अस से टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल अगर आप वाटर पे रखोगे तो टेनिस बॉल पूरी की पूरी बाहर ही होती है ऐसे, करेक्ट। और अगर सपोज टेनिस बॉल को लेटर से क्रश कर दो, सॉलिड सारा उसे मेल्ट करके सॉलिड कर दो, मे भी वो यहां तक आ जाए, बट अगर हॉलो है तो ऊपर ही फ्लोट करेगी क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी बहुत पहले ही प्लास्टिक की डेंसिटी कंपेरेबल टू वाटर थी। यानी ऐसे रहता, आपने उसके अंदर एयर भर दी, एवरेज डेंसिटी और डाउन कर दी तो उसको फ्लोट करने के लिए कंपेल किया तो वो फ्लोट ही करेगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताएंगे इसको। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बॉइंट फोर्स और बॉयंसी क्या है और कॉज ऑफ बॉयंसी क्या है। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फ्लूइड में इमर्स करोगे तो फ्लूइड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स देगा which is called buoyant force. That is the upward force exerted by a fluid on the object kept on it is called buoyant force and the phenomena is called buoyancy. तो अभी तो आप सिर्फ buoyancy याद कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। अब आता है कॉज ऑफ buoyancy। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि buoyancy होती क्यों है तो आप ये समझ लें कि अगर सपोज आपने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, आपने ये मान लो ऑब्जेक्ट है, आपने इसको लेट से वाटर ले लें या कोई और लिक्विड ले लें, आपने इसके अंदर इसको इमर्स कर दिया, करेक्ट। अब इसमें लिक्विड हर दिशा से इस सॉलिड बॉडी पे अपना फोर्स या प्रेशर भी कह सकते हैं, भाई दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो दैट इज इधर का लिक्विड इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर का लिक्विड इधर का फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहां का लिक्विड अपवर्ड एक्सर्ट करेगा और यहां का लिक्विड डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, करेक्ट। और इसमें यह है कि साइडवेज फोर्सेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे नलीफाई ईच अदर, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो साइडवेज फोर्सेस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। बॉडी सेंटर में इमर्स्ड है, मिडल से इधर है या मिडल से इधर है, साइडवेज फोर्सेस न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है, डेप्थ चेंज होने पे प्रेशर चेंज हो जाता है। तो आप ये समझें कि ये सरफेस ए है, ये वाला, ये सरफेस बी है। तो सरफेस ए इज एट मोर डेप्थ, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है। आप ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि सपोज है कि लॉन्ग पाइप हो, आप इसके अंदर वाटर फिल कर दें और यहाँ साइड से होल्स हो, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां से तो वाटर यहीं फॉल कर रहा है, बट अगर बॉटम की तरफ आओगे तो वाटर दूर तक जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे सरफेस ऊपर जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा, जैसे नीचे आएगा प्रेशर दूर तक ज्यादा होता जाएगा। तो आप ये समझ लें कि इस लेवल पे जो प्रेशर है अपवर्ड वो मोर है और इस लेवल पे जो प्रेशर है वो लेस है। इन दोनों का डिफरेंस, सपोज यहां से फोर्स लगा लेटर से 10 न्यूटन और यहां से लगा लेटर से 6 न्यूटन, 10 न्यूटन अपवर्ड 6 न्यूटन डाउनवर्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस जो 4 न्यूटन है ना, इट विल बी द बॉइंग फोर्स या इट विल बी द अपवर्ड फोर्स और इट इज द कॉज ऑफ बॉयंसी। दैट इज बॉडी को इमर्स कर दोगे जब, तो लोअर सरफेस और अपर सरफेस में डिफरेंस है, दोनों के जगह पर, दोनों के लेवल पे
प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए buoyant फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। तो अभी सिर्फ आपको इस वीडियो में मैंने ये टर्म्स समझाई हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे चैनल की वीडियो देखो, आप एक रजिस्टर पेन लेके बैठो, नोट्स प्रिपेयर करो और अपने डाउट साथ साथ लिखते जाओ। ईच एंड एवरी डाउट इज क्लियर अप टू योर सेटिस्फैक्शन। अगर आपने मेरे चैनल के शॉर्ट्स को भी व्यू किया होगा तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज कंटेंट है इन ईच एंड एवरी शॉर्ट। आई थिंक ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक मेरा चैनल 9th और 10th के लिए ऐसा रिसोर्स है कि आपको एक सफिशिएंट लेवल की नॉलेज हो जाएगी और आप उस नॉलेज को ग्रैस्प करते हुए किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप अपने लेवल के आंसर कर पाओगे। चैनल मेरा आपको मैंने बताया कि 9th और 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है और मोर देन 70 डिफरेंट सिलेबस इज नाउ कवर्ड। तो आपसे सिर्फ गुरु दक्षिणा में सिर्फ यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जरूर अच्छा सा लाइक देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर करो सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का और इस चैनल की नॉलेज का बेनिफिट उन सबको मिल जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको कहीं और रिसोर्स की नीड ना पड़े। जहां आपको फील होता है कि ये टॉपिक अभी और इसमें कवर करना रह गया, जस्ट डू आस्क, तो मैं अर्लीस्ट पॉसिबल उसकी वीडियो बना के आपको मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आपको वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी वीडियो देखोगे तो हर वीडियो टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है और नॉलेज पैक्ड है। तो कीप ऑन वॉचिंग, लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।